तो गाइस आज के वीडियो में बात करेंगे समकालीन भारत और शिक्षा का कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। यूनिट 3 है, लेक्चर 2 है। यहाँ पर जो आज का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 क्या है, विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यह जो क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए, कल ही हमने एक वीडियो डाला था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो इस यूनिट का पहला लेक्चर था और ये दूसरा लेक्चर है। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में लॉन्ग टाइप का देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। वहाँ पर जो हमने बात की थी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की थी, जहाँ पर बातें हो रही थी 10+2+3 की शिक्षा नीति की। और वहाँ पर कुछ बातें और भी कही गई थी कि मतलब शिक्षा के क्षेत्र में हर 5 साल पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संशोधन होना चाहिए, उनका अध्ययन किया जाए और उस समय के अनुसार शिक्षा में संशोधन किया जाए। क्योंकि 1986 का जो दौर था, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर उतना कंप्यूटरीकृत चीज़ें नहीं हुई थी। लेकिन जब 2005 की शिक्षा नीति को आप देखोगे, यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 की अगर रूपरेखा को देखा जाए तो इस टाइम एक ऐसा टाइम था जब यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्यूटरीकृत हो रही थी, यानी कंप्यूटर का बढ़ावा हमारे समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो हमारा था उसमें कुछ ना कुछ संशोधन करने की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर 1 से 12 तक की जो शिक्षा थी उनको कुछ अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है कि 1 से 5 तक की शिक्षा में क्या विषय होंगे, किस तरीके से पढ़ाना है, 6 से 8 तक का स्टेप क्या होगा, 9 से 10 तक का क्या होगा और 11 से 12 तक का क्या होगा। उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस क्वेश्चन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहाँ पर हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005। यहाँ पर कहा जा रहा है 2004 में केंद्र में एनडीए की सरकार के स्थान पर यूपीए की सरकार सत्तारूढ़ हुई। उसने कहा कि 2000 में पाठ्यक्रम का भगवाकरण किया गया है, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए घातक है तथा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अनुकूल नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। इस हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी सभा बुलाई गई, जो कि 14 जुलाई से 19 जुलाई 2004 तक चली। यहाँ पर इस सभा में यह निर्णय लिया गया कि 21वीं शताब्दी के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं। वैसे भी प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण और आवश्यक संशोधन करने की बात ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कही गई थी। जो बातें हम आपसे कह रहे थे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया था कि हर 5 साल बाद उस दौर के अकॉर्डिंग वहाँ पर हमें अध्ययन करना चाहिए और जैसा भी टाइम हो उस टाइम के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पर अपने शिक्षा प्रणाली में कुछ ना कुछ संशोधन करना चाहिए। और 2000 में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का समाज का प्रभाव बहुत तेजी से पड़ा तथा कंप्यूटर की आधुनिक दुनिया तैयार होने लगी। इसके कारण भी पाठ्यक्रम में संशोधन अपेक्षित था। अतः राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 तैयार की गई। इसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के शीर्षक से दिसंबर 2005 में प्रकाशित किया गया। इस फ्रेमवर्क में कक्षा 1 से 12 तक कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या सीखना है, इसकी पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की गई। तो आइए गाइस बात करते हैं कि यहाँ पर क्या कैसे था। कक्षा 1 से अगर 5 तक की बात की जाए तो यहाँ पर बात किया गया कि मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा है और जो क्षेत्रीय भाषा है उन भाषाओं में बच्चों को शिक्षा दी जाए। अंग्रेजी इनका भी विषय हो, यहाँ पर गणित भी विषय हो, इनका एकीकृत पर्यावरण का भी अध्ययन दिया जाए, कला के बारे में सिखाया जाए, शिल्प के बारे में बताया जाए, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा भी इनको दी जाए, कार्य का अनुभव भी इनको सिखाया जाए। ये 1 से लेकर 5वीं तक की शिक्षा था कि इस पैटर्न के आधार पर हमें यहाँ पर 1 से 5वीं तक के बच्चों को शिक्षित करना है। वहीं पर कक्षा 6 से 8 तक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहा गया मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में, मतलब इनका जो भाषा हो वो मातृभाषा भी क्षेत्रीय भाषा भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमें आधुनिक भारतीय भाषा का भी यूज करना है, अंग्रेजी भी यूज करना है, अंग्रेजी पढ़ना है एज अ सब्जेक्ट के रूप में। विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर जोड़ दिए जाएंगे। जो अभी आप वहाँ पर एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे थे, सिर्फ पर्यावरण का ही अध्ययन कर रहे थे, लेकिन जब 6 से 8 में आते हैं तो अंग्रेजी, विज्ञान, गणित पढ़ने के साथ साथ आपने भी पढ़ा होगा, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ा होगा आपने, इतिहास भी, भूगोल भी, राजनीतिक विज्ञान भी, अर्थशास्त्र भी, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर जोड़ दिए गए। कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कार्य अनुभव। 9 से 10 में जब हम आते हैं तो यहाँ पर मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का यूज कर सकते हैं। अंग्रेजी एक सब्जेक्ट होगा, संस्कृत, उर्दू और भी अन्य हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकते हैं। गणित, विज्ञान, गणित भी रहेगा, विज्ञान भी रहेगा, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र,
यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर भी जोड़ा गया कि जो कक्षा 9 और 10 के बच्चे हैं उनको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना जरूरी है। कार्य शिक्षा, शांति शिक्षा और कला शिक्षा के बारे में भी इनको अध्ययन दिया जाए। 11 से 12 की बात की जाए तो मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान। यहाँ पर आपके साइंस में भी अब देखिए यहाँ पर आपका साइंस का सब्जेक्ट बढ़ा, सिर्फ विज्ञान न रह के भौतिक विज्ञान भी पढ़ना है, रसायन विज्ञान भी पढ़ना है, जीव विज्ञान भी पढ़ना है और राजनीतिक विज्ञान पढ़ना है। भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और भी सब्जेक्ट जुड़े। व्यापार अध्ययन, अकाउंटेंसी क्लास, शिक्षा, अन्य विषय कक्षा 11 और 12 में जोड़े गए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के प्रमुख सिद्धांत। अब देखिए आप एक बात समझिएगा, जब आप इनके क्वेश्चनों को लिखेंगे तो 1 से 5 तक बड़े आसानी से लिख पाएंगे, अपने अनुभव के आधार पे भी लिख पाएंगे आप। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपको एग्जैक्ट याद रहें। 6 से 8 अपनी क्लास याद कर लेना, आप लिख पाओगे। 9 से 10 अपनी क्लास याद कर लेना। अब जरूरी नहीं भी एक दो विषय आगे पीछे भी रखे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं इनके बारे में। 11 और 12 के बारे में भी लिख सकते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के प्रमुख सिद्धांत के बारे में, तो विभिन्न स्तर पर प्रस्तावित शिक्षण विधियों को क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, इस संदर्भ में उसके अपने तर्क हैं। यह उन्हें संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे भाषा हो गई, तो भारतीय समाज बहुमुखी समाज है, इसलिए छात्र छात्राओं को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है। इसी कारण से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा में 3 भाषाओं के शिक्षण की वकालत की गई। भाषा कौशल के अंतर्गत बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, यह सभी बालक के ज्ञान के निर्माण के लिए प्राथमिक कक्षा से ही आवश्यक है। भाषा सीखने हेतु समृद्ध संप्रेषण वातावरण आवश्यक है। इसके लिए समृद्ध पाठ्य पुस्तकों, कक्षा पुस्तकालय और 1 से अधिक विषय भाषा में पुस्तक उपलब्ध कराई जाए तथा साथ ही साथ मीडिया सपोर्ट जैसे पत्रिकाएं, समाचार पत्र, रेडियो, ऑडियो कैसेट उपलब्ध कराया जाए। आप सभी को पता है हमारा जो समाज है, हमारा जो भारतीय समाज है, यहाँ पर भाषा अगर देखी जाए तो एक गांव से अगर आप दूसरे गांव भी जाते हैं तो वहाँ भी कुछ लैंग्वेज में आपको चेंजेस मिल जाते हैं। और जब आप अपना स्थान चेंज करते हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, तो वहाँ की भाषा कुछ और होती है और आपकी भाषा कुछ और होती है। तो यहाँ पर भाषाएँ जो हैं वो हमारे स्थान के अकॉर्डिंग बदलती रहती हैं। तो यहाँ पर वही कहा गया कि बालकों को जो शिक्षा दी जाए वो कई भाषाओं की शिक्षा दी जाए, इसकी भी यहाँ पर वकालत की गई, सो दैट वो पूरे भारत के समाज में रह सके, कहीं भी वो जाके अपने आप को सर्वाइव कर सके, बातें कर सके, एक दूसरे से संप्रेषण कर सके, इट मीन्स कम्युनिकेशन कर सके। गणित को कहा गया कि छात्र छात्राओं में उपयोगी गणितीय क्षमताओं के विकास और तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करने, अमूर्त चिंतन विकसित करने तथा समस्याओं को हल करने की योग्यता के विकास के लिए गणित शिक्षण आवश्यक है। अतः कक्षा 10 तक यह अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए। 10 तक अनिवार्य विषय के रूप में। विज्ञान यहाँ पर कहा गया, विज्ञान शिक्षा के द्वारा छात्र छात्राओं और लोकन परिकल्पना निर्माण, निष्कर्ष का परीक्षण तथा संबंधित सिद्धांत के निर्माण को सिखाते हैं। इसी प्रकार उनमें एक क्रमबद्ध तरीके से कार्य करने, ओवरऑल कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्ट की भूमिका बताई जा रही है कि एक सब्जेक्ट की भूमिका क्या होती है और कहाँ तक ये चीज़ें रहनी चाहिए, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो सामाजिक अध्ययन हो। सिर्फ इनकी भूमिका के बारे में आपको समझना है कि छात्र छात्राओं को समाज की वास्तविकता से परिचित कराना अत्यंत आवश्यक है। ये हमारा सामाजिक अध्ययन का काम होता है कि हम समाज के बारे में जानते हैं, तो कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट के बारे में आपको लिखना है, उस सब्जेक्ट की खास बात क्या है। कंप्यूटर के बारे में आप लिख सकते हैं, आधुनिकीकरण का ज़माना है, कंप्यूटर हर जगह इंपॉर्टेंट है, तो कंप्यूटर का भी शिक्षण आवश्यक है ना। आगे आप कार्य शिक्षा के बारे में लिख पाएंगे, शांति शिक्षा के बारे में जो सब्जेक्ट आपको दिए जा रहे थे, कार्य शिक्षा, शांति शिक्षा, कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, तो जो भी सब्जेक्ट है उनके बारे में आप आराम से डिफाइन कर पाएंगे और उनका स्तर कहाँ तक रहा है उन स्तरों तक आप डिफाइन कर लेना कि ये यहाँ तक देना अनिवार्य था। तो बातें क्लियर हो गई गाइज। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 क्या है, तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा कुछ क्वेश्चनों में नहीं है, बस आप चीज़ों को एक बार पढ़ लेंगे, वीडियोज़ वॉच कर लेंगे और नोट्स को पढ़ लेंगे, चीज़ें क्लियर रहेंगी, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो गाइज आज के लिए इतना ही, बस इतना ही कहेंगे। जो भी आपके साथी संगाती हैं आप उनको भी इनवाइट करें, ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल्ड हों। कोर्स का प्राइस बहुत जल्दी ही थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, बिकॉज इसके पीछे बहुत सारा एफर्ट्स होता है जो सर्वाइव नहीं हो पाता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं हो सकता है मे बी इनके कोर्सेज कुछ जल्दी ही महंगे हो जाएं, तो आप उन लोगों को भी इनवाइट कर सकते हैं जो आपके साथी संगाती हैं। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। जय